नमस्कार, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉडर्न वे में। आज हम लोग क्लास 8 के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। और इस चैप्टर के पहले पार्ट में हम लोग जान चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, किस तरीके से ये इंसानों की मदद करते हैं, हम लोग अलग अलग जगहों पे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीजों में वैक्सीन बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए भी हम लोग किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं। आज जो सेकंड पार्ट आ रहा है वीडियो का, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कौन से होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत ही तरीके से हार्मफुल होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, एनिमल को। कहने का मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको अलग अलग तरीकों से अलग अलग बीमारियों के चलते नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। जी हाँ, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, हमारे कपड़े, लेदर वगैरह में किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बीमारियां फैला सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे ये नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या किस तरीके के ऑर्गेनिजम से कैसी बीमारियां होती हैं ह्यूमन बींग्स में। मैं आपको बता दूं, बगल में आपको स्क्रीन पर नोट्स भी दिखते जा रहे होंगे, आप वहां से नोट कर सकते हैं। जो भी मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल वो नोट से रिलेट करेंगी, वहां से आप जाके नोट्स को कॉपी कर सकते हैं ताकि आपकी स्टडी में मदद मिले। सबसे पहला टॉपिक, पैथोजन जो है हमारी बॉडी में इंटर करते हैं हमारी सांसों के थ्रू, पानी जो हम पीते हैं उसके थ्रू इंटर कर सकते हैं, जो खाना खाते हैं हम उसके थ्रू इंटर कर सकते हैं। ये किसी न किसी के थ्रू, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू भी ये आ सकते हैं। कहने का मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके कांटेक्ट में आप अगर आते हो तो उसके थ्रू भी ये आपको हो सकते हैं। माइक्रोबियल डिजीजेज जो होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिर फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। और ऐसे डिजीज को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेज कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज की। साधारण सी भाषा में बात करें तो मान लेते हैं एक इंसान है जिसको कि कॉमन कोल्ड है, वह अगर छींकता है तो हजारों फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर जिनमें कि वायरसेज होते हैं ये हवा में फैल जाते हैं। ये वायरसेज हवा के थ्रू ही किसी हेल्दी बॉडी में, किसी भी हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंटर करते हैं और उसको भी इन्फेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीजेज फैलते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि कैरियर्स का काम करते हैं। कैरियर्स वैसे एनिमल्स, वैसे इंसेक्ट्स, वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी तो करते हैं, बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैला तो देते हैं, लेकिन खुद पे उनकी कोई बीमारी नहीं होती है। पैथोजेंस जो है ये जिनसे फैलाएगी, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर कोई इंसेक्ट उस पैथोजन को कैरी करके हेल्दी बॉडी में डाल रहा है तो हेल्दी पर्सन सिक हो जाएगा, लेकिन उस इंसेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। साधारण सी भाषा में बात करें तो फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो एक तरीके की कैरियर है। काम क्या है इसका? प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करती है। पैरासाइट होता है ये मलेरिया का। प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया का एक पैरासाइट होता है, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो के थ्रू फैलता है, ये कैरियर है। दूसरा, डेंगू वायरस कैसे फैलता है? फीमेल एडिस मॉस्किटोज के थ्रू, ये भी एक तरीके की कैरियर ही है। चलिए हम बात करते हैं कुछ कॉमन डिजीजेज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती हैं ह्यूमन बींग्स को। सबसे पहला ट्यूबरकुलोसिस की बात कर लेते हैं। किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के थ्रू। ट्रांसमिट कर सकता है, ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट करता है। मेसल्स वायरस के थ्रू होता है, ये भी एयर के थ्रू ही ट्रांसमिट करता है। चिकन पॉक्स भी वायरस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके थ्रू ही होता है, ये एयर या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है। पोलियो भी वायरस के कारण ही होती है और ये भी एयर या वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। क्या करना चाहिए? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इन बीमारियों के लिए? पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए, दूसरों से बिल्कुल अलग रखे। जैसे कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस से हम लोग लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स की यही सलाह हो रही है कि अगर आपको किसी भी तरीके का शक हो रहा है तो आप खुद को क्वारंटाइन करें, आइसोलेट करें दूसरों से। जी हाँ, बिल्कुल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कम्युनिकेबल डिजीज अगर आपको कुछ हो रहा है, वो वायरस के थ्रू हो, बैक्टीरिया के थ्रू हो,
सबसे बेहतर उपाय यही होता है कि आप खुद को आइसोलेट कर ले, सबसे अलग कर ले। जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं आपके, कहने का मतलब पेशेंट के, इन्फेक्टेड पर्सन के जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स है जो कि वो यूज कर रहे हैं, वो दूसरों की पहुंच से दूर रखें। वो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन यूज कर रहा है तो सिर्फ उसी को यूज करना चाहिए, किसी दूसरे इंसान को नहीं करना चाहिए। वैक्सीन उसको देते रहना चाहिए सुटेबल एज पे। हमारे पास पोलियो, चिकन पॉक्स के वैक्सीन अवेलेबल हैं जिनका जो सर्टिफाइड एज है, डॉक्टर्स जो एज बताते हैं उस टाइम पे दे देना चाहिए ताकि ऐसी बीमारियां ना फैलें। आगे बात करें, कॉलेरा भी एक ऐसी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है और ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू। टाइफाइड बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है और ये वाटर, कॉन्टामिनेटेड वाटर के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाती है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। इससे बचने के लिए गुड सैनिटरी हैबिट्स अगर आपके पास हैं तो आप कॉलेरा और टाइफाइड जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। प्रॉपरली कुक्ड फूड और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर की आदत भी हमें ऐसी बीमारियों से बचा सकती है। वैक्सीनेशन भी इसका एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपको ये बीमारी हो गई या डर है इस बीमारी के होने का तो आप वैक्सीन उसके यूज कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए, ये वायरसेज के चलते फैलता है, पानी के चलते ट्रांसमिट होता है और इससे बचने का उपाय यही है कि आप बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर को यूज करें या फिर वैक्सीन को यूज करें। मलेरिया, अभी मैंने बताया मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है, मॉस्किटोज फैलाते हैं इसको, तो खुद को बचाएं मॉस्किटोज के थ्रू। बहुत सारे रिपेलेंट्स मौजूद है मार्केट में, उनसे भी अच्छा होता है मॉस्किटो नेट यानी कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि रिपेलेंट्स का हो सकता है आपकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट आए लेकिन मॉस्किटो नेट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करें। ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज को भी कंट्रोल करें, क्योंकि जितने भी तरीके के मॉस्किटो हो, चाहे वो एडिस हो या दूसरा कोई भी मच्छर चूना हो, वो फैलता पानी से ही है। आप वाटर को कलेक्ट मत होने दो, ना ही साफ पानी ना ही गंदा पानी, वाटर कलेक्ट होगा नहीं। मॉस्किटोज की ब्रीडिंग पे आप कंट्रोल कर लोगे जिससे कि आप ये मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से बच सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं या कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनिमल्स को डिजीजेज देते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ह्यूमंस, प्लांट्स, यही नहीं एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एंथ्रेक्स एक डिजीज है, ह्यूमंस को भी होता है, साथ ही कैटल जो मवेशी होते हैं उनको भी होता है और ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। और बात करें तो मवेशियों में, कैटल्स में, एनिमल्स में फुट और माउथ डिजीजेज देखने को बहुत ही ज्यादा मिलते हैं जो कि वायरसेज के थ्रू फैलते हैं। क्लास 8 में आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना, फर्दर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। इसके बाद अगर हम बात करें प्लांट्स में कैसे फैलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स में कैसे बीमारियों को फैलाते हैं, तो इसके लिए भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिम्मेवार होते हैं जो प्लांट से, जैसे कि जो क्रॉपिंग होती है हमारी वीट की, राइस की, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल या दूसरे कोई भी प्लांट हो, उनमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं और क्रॉप्स के यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं, उसकी उपज को खत्म कर देते हैं। सबसे पहला जो डिजीज है, प्लांट डिजीज, वो है क्या, साइट्रस कैंकर। बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है और इसका एयर के थ्रू ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह। रस्ट ऑफ व्हीट फंगी के थ्रू फैलता है, एयर और सीड्स के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसमिट कर जाता है। लास्ट है येलो वेन मोसैक ऑफ विंडी, ओकरा के नाम से जिसको जानते हैं, ये भी वायरस के थ्रू ही फैलने वाली बीमारी है और ये ट्रांसमिट बस वायरस के थ्रू ही होता है। कहने का मतलब वो वायरस अगर किसी भी तरीके से, किसी करियर के थ्रू या कोई भी एयर वाटर के थ्रू अगर एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो ये रिड्यूस करता है। इसके लिए हम लोग बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्लांट्स में होने वाली बीमारियों को बचाया जा सके। हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन में इसके बारे में पढ़े हुए हैं कि माइक्रोब्स को कैसे किल करते हैं। हम लोग इंसेक्टिसाइड्स, प्यूरिसाइड्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। फूड पॉइजनिंग होती है, फूड पॉइजनिंग भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ही होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं फूड पॉइजनिंग में। बहुत बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने हम लोग स्पॉइल्ड फूड को कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ब्रीड हुआ रहता है, वो उसमें ग्रो कर रहे होते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये फूड को पॉइजनस बना देते हैं जिसके कारण खाने वाले को बहुत ही ज्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और बहुत सारे केसेस में डेथ भी हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग के पीछे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बड़ा हाथ होता है। फूड प्रिजर्वेटिव्स की बात करें
तो बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिनसे हम लोग अपने खाने को बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी भी हैं। चलिए कुछ और बातें यहाँ करते हैं, कैसे हम लोग खाने को बचा सकते हैं। सबसे पहला है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में सॉल्ट या एडिबल ऑयल्स कॉमन केमिकल्स है जो कि जनरली किचन में सबके घरों पे यूज किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकने के लिए, इसलिए इनको प्रिजर्वेटिव्स भी कहा जाता है। सॉल्ट या एसिड को हम लोग यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे, अचार में मिलाते हैं। इंडिया में तो ये बहुत ही कॉमन है, अचार को बनाना, उसके लिए नमक या तेल का इस्तेमाल करना, जिससे कि अचार लंबे टाइम तक बचा रह जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक नहीं कर पाते हैं। सोडियम बेंजोएट एक तरीके का केमिकल है। सोडियम मेटा बाइसल्फेट भी एक तरीके का केमिकल है जो कि बहुत ही कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है। इनका यूज जैम्स में या स्क्वैसेज में यूज किया जाता है उनको स्पॉइलेज से बचाने के लिए। इसके बाद कॉमन साल्ट, हमारा जो साधारण खाने का नमक है, ये भी एक तरीके का प्रिजर्वेटिव ही है। लंबे समय से मीट फिश को प्रिजर्व करने के लिए कॉमन साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मीट और फिश को ड्राई सॉल्ट से कवर कर दिया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ कम से कम हो। सॉल्टिंग जो है ये आंवला, रॉ मैंगोज, टर्मरिड, इनको भी प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। सिर्फ नमक ही नहीं, चीनी भी इस रेस में आती है। चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे। जैम्स, जेलीज, स्क्वैसेज, इनको हम लोग शुगर के थ्रू प्रिजर्व करते हैं। शुगर इनमें से मॉइस्चर कंटेंट्स को रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत ही कम होता है और फूड लंबे टाइम तक चल जाता है, स्पॉइल नहीं हो पाता है। ऑयल और विनेगर का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे। अचार में ऑयल और विनेगर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया उसमें नहीं दे पाता, वो एटमॉस्फेयर उसको नहीं मिल पाता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है विनेगर और ऑयल के कारण। और इस मेथड से हम लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, इनको भी हम लोग प्रिजर्व करते हैं। बात करें हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट्स की, तो आपने जरूर ये गौर किया होगा कि माँ दूध को पहले बॉईल करती है। यूज होने से पहले आपको पीने के लिए दूध दिया जाता है तो पहले उसको बॉईल किया जाता है, फिर एक इनफ टेम्परेचर पे सेट किया जाता है। कहने का मतलब उसको ठंडा होने के लिए छोड़ा जाता है, जब उतना ठंडा कि वो हमारे कंजम्पशन के लिए आसान हो जाए, हम उसको आसानी से कंज्यूम कर सकें। तो बॉइलिंग जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉइलिंग के कारण मर जाते हैं। इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर में खाने को पका के रख दिया जाता है, उससे होता क्या है कि वहां पे भी उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन रिलेट करता है मिल्क से। मिल्क का पास्चुराइजेशन किया जाता है। इसको हम लोग बिना बॉईल किए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका मिल्क पास्चुराइज्ड है तो आप उसको बिना बॉईल किए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते हैं, उनको पहले ही हटा दिया जाता है। इस प्रोसेस में मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 से 30 सेकंड तक, और फिर अचानक इसको ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है। ऐसा करने से माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट कर लिया जाता है, माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होने दिया जाता है। ये जो प्रोसेस था इसको लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था और इसीलिए इस प्रोसेस का नाम पास्चुराइजेशन भी है। इसके बाद बात करें तो स्टोरेज और पैकिंग भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी फूड को प्रिजर्व करने में। हम जब पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन, तब हमने क्रॉप्स को, उनसे निकलने वाले जो ग्रेन्स हैं उनको हमने प्रिजर्व करने के तरीके पढ़े थे। पैकेट फूड्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है। अब तो ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी पैक करके सेल किया जाता है, जिससे कि वो लंबे टाइम तक अच्छे से प्रिजर्व होके रह सके। इसके बाद आपको जो आखिरी टॉपिक पढ़ना है वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन एक गैस है जो कि हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है मैं आपको याद दिला दूं। आपने एटमॉस्फेयर में परसेंटेज तो जरूर पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन कितना है। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है और ये बहुत ही एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि ये प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन का एक पार्ट है। लेकिन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, ना ही कोई प्लांट ना ही कोई एनिमल इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है। सर्टेन बैक्टीरिया जिसमें भी हमारी मदद करते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और इनको कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में चेंज करते हैं,
जिससे कि ये यूजेबल बनते हैं। एक बार ये नाइट्रोजन कन्वर्ट होकर यूजेबल कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं तो प्लांट्स इनको यूटिलाइज कर लेते हैं, सॉइल के थ्रू, रूट सिस्टम के थ्रू यूज करते हैं और प्लांट्स के सिंथेसिस में प्रोटीन्स और दूसरे कंपाउंड्स को बनाने में ये नाइट्रोजन हेल्प करते हैं। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स, जो जानवर प्लांट्स को फीड करते हैं, जिनको प्लांट्स खिलाए जाते हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल हैं, वो ये प्रोटीन पाते हैं और साथ ही वो नाइट्रोजन कंपाउंड भी पाते हैं और उनकी बॉडी में ग्रोथ देखने को मिलता है। बात करें हम, अगर कोई प्लांट या एनिमल मरता है तो बैक्टीरिया या फंगी जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, उसकी बॉडी में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं उसको चेंज कर देता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में और दोबारा उसको यूजेबल बना देता है प्लांट्स के द्वारा। कुछ दूसरे बैक्टीरिया जो हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में। नाइट्रोजन वेस्ट जो निकला उसको कुछ पार्ट्स को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर दिया जाता है, जो कि फिर से सॉइल में जाता है और प्लांट्स उसको फिर से रूट सिस्टम के द्वारा यूज करते हैं। हालांकि कुछ दूसरे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में फिर से चला जाता है और इसी तरीके से हम कहें तो नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में एक कांस्टेंट लेवल पर बना रहता है। रफली हम लोग मानते हैं कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। बाकी और हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले क्लासेस में। हमारी वीडियोस रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी, जिससे कि आपके एजुकेशन पे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द मॉडर्न वे। धन्यवाद।